एवरीवन। हमने आपके क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड से समाप्त कर दिया था, जिसका नाम था दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी। अब उसके बाद हमने आपका पद्य खंड का एक चैप्टर ख़त्म किया, कबीर के साखियाँ और शब्द। अब हम आपको गद्य खंड का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की एक यात्रा वृतांत है ल्हासा की ओर। ये ल्हासा जो है तिब्बत में पड़ता है, इसी के बारे में इसमें लिखा गया है। इसकी इन्होंने यात्रा की थी। उस समय तिब्बत यात्रा डायरेक्ट रूप से नहीं की जा सकती थी, वो मार्ग बंद किए गए थे, तो इन्होंने नेपाल के रास्ते होकर इसकी यात्रा की थी। यही यात्रा वृतांत इसमें है। तो आइए पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कुछ जानते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं। तो यहाँ राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में इनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ था। ये आजमगढ़ जिले में एक गांव है, कहीं छोटा सा पंदहा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1893 में। इनका पैतृक गांव कनैला था। इनका जो पैतृक गांव था, इनके पिता का जो निवास स्थान था, उसका नाम कनैला है। इनका मूल नाम केदार पांडे था, यानी इनका वास्तविक नाम तो था राहुल सांकृत्यायन जी का, ये केदार पांडे था। ये तो इन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसके बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। क्रमशः ये तीनों जगह इन्होंने पढ़ाई की, पहले काशी, आगरा, फिर लाहौर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1930 यानी 1930 में ये श्रीलंका गए और वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से इनका नाम, अभी मैंने बताया आपको, तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी बहुत सी भाषाएं जानते थे। उनमें देखिए कौन कौन सी भाषाएं जानते थे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। इनकी इतनी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था कि उन्हें महापंडित यानी महाज्ञानी कहा जाता था। 1963 में इनका देहांत हो गया। 1963 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं होती हैं, उसमें से अधिकांशतः विधाओं में राहुल सांकृत्यायन जी ने साहित्य रचना या साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। इसके अलावा जो इनकी अपनी साहित्य रचनाएं हैं, इनकी रचना के बाद, इनका सृजन करने के बाद ये जो समय बचता था, जो ग्रंथ अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ इनको समझ में आते थे, क्योंकि इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, तो हर भाषाओं के ग्रंथ ये पढ़ते थे। उनमें से जो इनको बहुत अच्छे लगते थे, जो ऐसा लगता था कि नहीं इसको सबको पढ़ना चाहिए, उसका ये हिंदी में अनुवाद करते थे। अपनी रचनाओं की रचना करने के बाद ये अन्य लेखकों द्वारा की गई रचनाओं का, अन्य लेखकों द्वारा लिखी गए ग्रंथों का हिंदी रूपांतरण या हिंदी अनुवाद करते थे। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, इसके 6 भाग है। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग है। इनको ये यात्रा वृतांत है इनका। दिग्दर्शन 22वीं सदी, बेलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये सब जो आपके बुक में ये देखिए काले अक्षरों में थोड़े मोटे हेडिंग में दिया है, ये इनकी प्रमुख कृतियों में से है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान और विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 पुस्तकें, लगभग 150 पुस्तकें इनकी सारी रचनाओं को मिलाकर, जो कि इन्होंने धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में या अपने जीवन दर्शन के विषय में जो भी इन्होंने लिखा है, सारी कृतियां इनकी मिलाकर कितनी है? लगभग 150 है, 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो अन्य भाषाओं में लिखे हुए थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो समाज से गायब हो रही थी, उनके बारे में नए सिरे से लिख कर लोगों को उनके बारे में जागृत करके इन्होंने उनका लुप्तप्राय सामग्रियों का उद्धार करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी जो इनका यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत की लेखनी इनकी, इसमें इनको बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, सबसे ये अलग है। सभी कई लेखक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, यात्रा वृत्त लिखते हैं, लेकिन इनको अन्यतम माना जाता है उन लेखकों से, क्योंकि ये कुछ अलग हटकर कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग लिखते हैं यात्रा वृत्तांत। इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने एक रचना की घुमक्कड़ी शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र, जिसमें इन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभ के बारे में सविस्तार वर्णन किया है, बहुत कि क्या क्या हमें लाभ होते हैं घूमने से, यात्रा करने से। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। जैसे आदमी सफ़र करता है या कोई भी यात्रा करता है किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है कि घुमक्कड़ की मंजिल जो होती है, मंजिल या उद्देश्य, वो यात्रा ही होती है। और वो कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए यात्रा नहीं करता, बल्कि यात्रा करने के लिए ही वो यात्रा करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसकी मंजिल सिर्फ यात्रा करना ही होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने लिखा है कि घूमने से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही आपके ज्ञान बढ़ते हैं, अज्ञात स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ वहाँ के भाषा, वहाँ की संस्कृति को हम जानते हैं और हमारी भाषा और संस्कृति को उन तक पहुँचाते हैं। उस नई जगह पे जहाँ के लोग हमारे बारे में नहीं जानते, हम जहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, उस जगह जाने से हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी भाषा को उन तक पहुंचाते हैं और उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा से हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। तो इस तरह से भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ की जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। राहुल जी जहाँ जाते थे अपने यात्रा वृत्तांत में, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति का तो वर्णन करते ही थे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, खेती क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, किस तरह वहाँ के घर बनते हैं, वहाँ के पर्यावरण कैसा है। इसके अलावा वहाँ के जनजीवन, वहाँ का जो सामान्य जीवन है, जो सामान्य लोग हैं वहाँ के किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उसकी भी बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उसका भी। तो ये आपका जो लेसन है ल्हासा की ओर, ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उनका एक लेख है प्रथम तिब्बत यात्रा, उसी से लिया गया है ल्हासा की ओर। उसमें एक जगह का जो वर्णन है, उसका वर्णन है ये, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की। मैंने आपको बताया इस जगह तिब्बत कहाँ, किस रास्ते गए, नेपाल के रास्ते गए ये। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, चूँकि भारतीय उस समय तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, यानी अपना रूप परिवर्तन करके एक बहुरूपीय के रूप में ये भिखारी बन के नेपाल के रास्ते वहाँ की यात्रा की थी तिब्बत की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्हें बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस लेसन में जो है तिब्बत के नेपाल के रास्ते जो जाता है, इसमें राजधानी ल्हासा है तिब्बत की, उसमें जाने के लिए जो रास्ते हैं, बहुत ही कठिन रास्ते हैं, उसका इन्होंने बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही रुचिकर चित्रण किया है इस लेसन में। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यात्रा का वृत्तांत तो इसमें है ही, कितनी कठिन मार्ग थे, दुर्गम रास्ते थे, वहाँ जाना अलाउ नहीं था भारतीयों को, तो कैसे नेपाल के रास्ते गए, ये सब रोचक
कथाओं के अलावा इसमें तिब्बती समाज के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है कि वहाँ का समाज कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ल्हासा की ओर ये एक यात्रा वृतांत है। तो इसमें पूरा जो चित्रण है वो यात्रा का है। राहुल जी की यात्रा जो तिब्बत के लिए की, उनकी पहली यात्रा थी, उसी से ये लिया गया है, तिब्बत यात्रा से ल्हासा की ओर। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। यानी वह डायरेक्ट राहुल जी कहाँ से गए थे? राहुल जी हिंदुस्तान से गए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान से जाने का मेन मार्ग नहीं था, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। फरी कलिंगपोंग यानी हिंदुस्तान से तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल की जो चीज़ें जाती थी तिब्बत के रास्ते, उसके अलावा हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी नेपाली मार्ग से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी जो चीज़ें जाती थी, आयात निर्यात का तो रास्ता था ही, यह व्यापारिक चीज़ों का, ये सैन्य रास्ता भी यही था, सैनिकों के लिए भी यही रास्ता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इस रास्ते पे क्या बने हुए हैं? जगह जगह फौजियों के लिए, जो जैसे पुलिस चौकी होती है वैसे फौजियों की चौकियाँ बनी हुई हैं, और किले बने हुए हैं फौजियों को रहने के लिए, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। उस किले में कौन रहता था? चीनी पलटन, यानी चीनी सैनिकों की टोली रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। फौजियों के बहुत से मकान जो हैं आजकल वहाँ पे गिर चुके हैं। दुर्ग के, ये उस समय का वर्णन बता रहे हैं जब ये जा रहे थे, उस रास्ते थे, उस समय बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। यानी पहले और भी ज़्यादा मकान थे, जब ये यात्रा कर रहे थे बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ये रास्ते का वर्णन करते हुए कहते हैं दुर्ग के, यानी अभी किला का जो वर्णन हुआ है, किला यानी दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। जहाँ किसान आकर रहने लगे फौजियों के हटने के बाद, वहाँ पे वहाँ के कुछ घर बन गए हैं, कुछ नए घर हैं जहाँ लोग रहते हैं, अर्थात वहाँ आबादी हो गई है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। कोई एक चीनी किला था जिसको जहाँ कोई नहीं था, परित्यक्त यानी त्याग किया हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। वहाँ ये लोग क्या किए? चाय पीने के लिए रुक गए। जैसे चलते चलते, ये पैदल यात्रा थी, इनकी तो थकान तो होगी ही, तो वहाँ पे ये रुक गए। किस लिए? चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। जैसा कि हर जगह होता है, कुछ परेशानी कुछ आराम, तो यहाँ तिब्बत के यात्रियों के लिए क्या है? बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और थोड़े बहुत आराम की भी बातें हैं। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है कि किस जाति का है, ये छूने लायक है, ये अछूत है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। और न औरतें पर्दा ही करती हैं, वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं, जैसे घूंघट या नकाब, ये सब का वहाँ पे प्रचलन नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत निम्न श्रेणी के, यानी बहुत ही छोटे तबके के जो भिखमंगे होते हैं, जो गलत लगता है कि ये गलत काम कर सकते हैं, उन भिखमंगों को लोग क्या करते हैं? घर के अंदर चोरी के डर से नहीं आने देते कि कहीं ये चोरी ना कर ले।
नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। और अगर आप मतलब निम्न श्रेणी के भिखमंगे नहीं हैं, बहुत ही गलत हरकतें नहीं कर रहे हैं, तो आप घर के अंदर जा सकते हैं भिक्षाटन के लिए। एकदम वहाँ घर खुले रहते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, आप किसी को नहीं पहचानते, उस देश के नहीं, उस गांव के नहीं, घर के नहीं हैं, बिल्कुल अपरिचित हैं, फिर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी वहाँ की एक परंपरा है। देखिए कितनी अनोखी और कितनी अच्छी परंपरा है। अगर आप लोगों को चोर नहीं लगते हैं, अगर आपके कुछ ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप गलत आदमी हैं, तो आप किसी भी अगर तिब्बत यात्रा आप कर रहे हैं, तिब्बत में आप रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप किसी भी अपरिचित घर में जा सकते हैं और वहाँ की घर की बहू या सास, कोई भी उस घर की बूढ़ी औरत हो, युवा औरत हो, उसको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अपनी झोली में से आप चाय निकाल के देंगे, वह आपके लिए उसे पका देगी। आप चाय देंगे उसे और आपको वो चाय बनाकर पीने के लिए देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। आप मक्खन और सोडा भी दे दीजिए उसके साथ, नमक, तो वह क्या बनाएगी, चाय चोंगी में कूट कर उसे इस तरह की वहाँ जो चाय मिलती है उसको अगर आप दे दीजिए पैकेट उसको, तो वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना के, जैसे दूध की चाय बनती है उसी रंग का वो उसको तैयार करेगी। फिर मिट्टी का एक टोटीदार बर्तन होता है जिसे खोटी कहते हैं, वहाँ पे उसमें रख को आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको जगह और वहाँ की संस्कृति के बारे में तो पता ही चल ही रहा है कि वहाँ कैसे क्या होता है। साथ ही आपको वहाँ की परंपराएं, वहाँ का जनजीवन के बारे में पता चल रहा है कि वहाँ चाय किस प्रकार बनती है, ये भी बताया जा रहा है। वहाँ अलग अलग प्रकार की चाय मिलती हैं जिनको बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। बैठक की जगह चूल्हे से दूर है। जिस घर में आप प्रवेश किए, जो अपरिचित घर है, वो अगर चूल्हे से दूर है, जहाँ बैठका होता है, ड्राइंग रूम होता है, वो अगर चूल्हे से दूर है, यानी किचन के जगह से दूर है, और आपको ऐसा डर लग रहा है कि आप मक्खन वाली जो चाय, मक्खन और सोडा दिए चाय बनाने के लिए, तो सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, वो घर वाले थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। वो चोंगी जिसमें चाय मथ कर तैयार की जाती है, जो आप देंगे सामग्री उससे, तो आप खुद जाकर उसमें चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। जब चाय रंग पकड़ लेता है, कुछ किसी अलग शैली से चाय वहाँ बनती है, तो उसमें नमक और मक्खन डाल लीजिए, चाय आपकी तैयार हो गई। खुद मथ कर तैयार कर लीजिए। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। जब उस चीनी किले से, वो जो परित्यक्त चीनी किला था जिसको कोई जिसमें रहता नहीं था, इसको सब लोग त्याग कर दिए थे, जब उससे ये लोग चलने लगे वहाँ से, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब वहाँ का कुछ किराया या टिप टाइप जो भी दिया जाता है वो मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वह दोनों चिटें, कोई दो चिट थी इनके पास जो उन्होंने उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला एक जगह का नाम है। उसी दिन वो लोग थोंगला के पहले, जो मतलब थोंगला जो जगह है उसके पहले जो आखिरी गांव पड़ता है, यानी डायरेक्ट उसके बाद थोंगला पड़ता है, वहाँ पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे ठहरते भी के लिए भी अच्छी जगह मिली। भिखमंगों के रहने और ठहरने के लिए भी अच्छी जगह मिली। सुमति, इनके साथ कोई आदमी था, उसके जान पहचान के आदमी उस गांव में थे और वहाँ भिखमंगों के रहने और ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और
भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। वहाँ की यात्रा करने के बाद अब बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इस रास्ते से फिर बाद में लौटे थे। उस समय कैसे थे? भिखमंगे नहीं, एक सज्जन पुरुष के रूप में, एक सज्जन यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। उस वक्त इनसे किसी ने नहीं कहा कि आप ठहर जाइए, किसी ने इनको पनाह नहीं दी, किसी ने जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि उस गांव में भिखमंगों के रहने के लिए जगह और सहायता दी जाती थी। नॉर्मल सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं, भिखमंगों के लिए व्यवस्था की गई थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको ठहरने और रहने के लिए यहाँ व्यवस्था कर दी जाती थी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जब किसी ने जगह नहीं दी अच्छी, पिछली बार जब भिखारी बन के आए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था मिली थी इनको ठहरने के लिए, लेकिन इस बार जब कोई व्यवस्था नहीं मिली तो गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में जाके ठहरे। जो गांव का सबसे गरीब झोपड़ा था उसमें जाकर ये ठहरे हुए थे। बहुत कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। बहुत कुछ यानी वहाँ का जो परंपरा है, वहाँ के लोगों की मनोभाव मनोविचारों पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास दुरुस्त रखते हैं। छंग एक नशीला पदार्थ होता है, पेय, उसको लोग वहाँ शाम को पी लेते हैं और बहुत कम लोग ही होश हवास में दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि सभी लोग नशे में होते हैं उसको पी करके। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। यानी अब उनको सबसे विकट रास्ता, सबसे विकट बॉर्डर जो था वो पार करना था। वो क्या था? थोंगला। अभी जिसका वर्णन हुआ, थोंगला के पहले जो आखिरी गांव है वहाँ पहुँच चुके थे। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। डांडे, देखिए यहाँ थोंगला पार करना था। ये विकट कैसे था? डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा थोंगला जो है वो सबसे खतरनाक जगह है तिब्बत में। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई। ये कितनी ऊंचाई पर है? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ही ये डांडा थोंगला। इतनी ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ये जो रास्ता है डांडा थोंगला का, ये इतनी ऊंचाई पर 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पे होने के नाते ये रास्ता इतना कठिन है कि कहीं भी आने जाने के लिए आदमी को इतनी दिक्कत होगी। इसीलिए इसके अगल बगल मीलों तक कोई गांव, कोई घर नहीं है, क्योंकि जो वहाँ निवास करेगा उसको बाहर आने जाने के लिए बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। यहाँ नदी है, नदी किस हालत में है? नदी मोड़ है, चारों तरफ घूमी हुई नदी है, और पहाड़ों के कोने ऊपर तक हैं, जो पहाड़ों का त्रिकोण दिखाई देता है। बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं सकता। इससे जो स्थिति बनी है वहाँ के पर्यावरण की, जो वहाँ की का भौगोलिक जो दशा है, ये दर्शा रही है कि यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, चूँकि यहाँ इंसान कम रहते हैं, लोगों का बसेरा नहीं है, घर नहीं है, लोग आते जाते इस रास्ते से कम है, तो ये डाकुओं के रहने के लिए सबसे सेफ और अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, कोई उनके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर सकेगा। यहाँ वो सुरक्षित ढंग से रहेंगे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। तिब्बत में एक ऐसा रिवाज है कि गांव में आकर अगर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी को लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर ये जो जगह बता रहे हैं डांडा थोंगला, ये जो निर्जन स्थान है, यहाँ सिर्फ पहाड़ी है और नदियाँ हैं, जहाँ डाकुओं का निवास स्थान है। यहाँ अगर कोई मर जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का खून हो जाता है, तो उसके लिए कोई परवाह नहीं करता कि कौन था ये इंसान, कैसे मर गया, किसने मारा, उसको कौन सी सज़ा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी गांव में कोई इंसान मर जाता है
तो खूनी को सज़ा हो सकती है, हो जाती है। लेकिन अगर इन निर्जन स्थानों पर, इन भयानक स्थानों पर कोई मर जाता है तो कोई परवाह नहीं, जाने दो, मर गया तो मर गया। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। सरकार जो है, वहाँ की सरकार जैसे सबसे ज़्यादा खर्च यही जो खुफिया विभाग है और हमारा सीबीआई विभाग है, पुलिस है, इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है हर देश में कि कैसे प्रशासन को चुस्त रखा जाए, कैसे पूरे देश को कैसे चलाना है, कहीं भी कुछ गलत ना होने पाए, कानून का उल्लंघन ना होने पाए। तो वहाँ की सरकार क्या करती है, वहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर खर्च बहुत कम करती है। तो जब उतनी व्यवस्था ही नहीं मिलेगी तो पुलिस या खुफिया विभाग कहाँ कहाँ देखेगा कि कहाँ क्या गलत काम हुए, और वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता। ऐसे निर्जन जगहों में कोई गवाह भी नहीं। अगर पुलिस चाहती भी है कि किसी के ऊपर केस करें, ये कैसे हुआ, गुनाह कैसे हुआ, तो वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिलेगा कि किसके द्वारा कैसे ये कार्य हुआ। डकैत पहले पहले आदमी को मार डालते हैं। वहाँ डाकू लोग क्या करते हैं, पहले जो इंसान आ रहा है रास्ते से उसको मार के ख़त्म कर देंगे। आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। ये नहीं देखे कि इनके पास पैसा है तो लूट लें फिर इनकी हत्या करें, ऐसा कुछ नहीं। पहले सीधे उसको मार देंगे, मारने के बाद उसको चेक करेंगे कि इसके पास पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। वहाँ पे हथियार का कानून नहीं है, जैसे हमारे देश में है कि कोई भी हम इस तरह का हथियार रखेंगे तो हमें उसका लाइसेंस होना चाहिए, उसका प्रयोग हमें कब और कैसे करना है इसके लिए कानून होता है। अगर हम लाइसेंसी हथियार रखते हैं तो भी हम उसका प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते, हम उसके प्रयोग के लिए परमिशन लेते हैं या प्रयोग करने के बाद उसका पूरा बायोडाटा हम देते हैं कि इस कारण से हमको इसका प्रयोग करना पड़ा। तो वहाँ पे इस तरह का हथियार का कोई कानून नहीं है। तो जैसे यहाँ पे डंडा या लाठी लेकर लोग घूमते रहते हैं, वहाँ पे पिस्तौल और बंदूक लेकर लोग तिब्बत में घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। वहाँ के लोग हथियारों से लैस रहते हैं, इसलिए डाकू अगर पहले ही जान से न मार दे किसी भी व्यक्ति को जिसको वो लूटना चाहता है, तो खुद उसके जान को खतरा रहता है कि दूसरा इंसान जो नॉर्मल व्यक्ति है, वहाँ का साधारण मनुष्य है, वही न कहीं उसकी हत्या कर दे। गांव में हम क्या है, प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। जब ये लोग गांव में गए तो पता चला कि पिछले साल ये तो थोंगला का रास्ता, वहाँ के पास एक खून हुआ था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। शायद ये लोग उतनी परवाह नहीं करते कि खून हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि भिखमंगों के वेश में थे, तो वैसे भी इनका कोई लूटने के लिए इनका खून तो करता नहीं। और जहाँ जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची, ये यानी दया दया, कुची कुची का मतलब है दया करो दया करो, कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, एक पैसे की भीख मांगने लगते। अगर उन्हें लगता कि कोई उन्हें लूटने आ रहा है या कोई डाकू या ऐसे कोई उन्हें खतरा है तो क्या करते, वो पहले से सोच रखे थे। उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमें खून होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ खून हुआ था तो हमें कोई डर पैदा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी खून हो जाए। क्यों नहीं ऐसा डर था उनके मन में, क्योंकि ये भिखमंगों के फेस में थे। तो डाकू किसी भिखमंगों के नहीं लूटते हैं, क्योंकि भिखमंगे के पास तो पहले से ही कुछ नहीं होता, तो लूटेगा क्या। और अगर उन्हें ऐसा लगता, कहीं ऐसी सूरत दिखाई देती, तो ये क्या करते, टोपी उतार देते, जीभ निकाल लेते और कुची कुची एक पैसा, ये कहते। इसका मतलब होता है कि दया करो एक पैसा दे दो। तो कहते हुए भीख मांगने लगते। तो सामने वाला जो इनको लूटने आने वाला था या मारने चाहता था, वो खुद ही समझ जाता कि ये तो भिखारी हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। लेकिन इनको डर किस बात का हो गया कि इतनी ऊंची चढ़ाई है और पीठ पर सामान लाद कर हम कैसे चल पाएंगे। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। इनको अगला पड़ाव यानी ठहरने का स्थान करीब 16-17 मील बाद ही मिलता।
इसलिए इन्हें थोड़ा भयभीत हो रहे थे कि अभी इतनी ऊंची चढ़ाई है, पीठ पर सामान है और 16-17 मील तक अभी चलना है। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंककोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। अब लंककोर एक जगह का नाम है। तो लेखक ने, राहुल जी ने सुमति से कहा, क्या कहा कि यहाँ से लंककोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। किस लिए? कि हम घोड़ों पे सवार होकर जाएंगे, क्योंकि घोड़े आराम से ऊपर चढ़ाई कर लेंगे और उनके पीठ पर हम अपना सामान भी रख लेंगे और हम भी उस पर बैठ जाएंगे और ये सफ़र हमारा आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस चढ़ाई को देखते हुए, उस दूरी को देखते हुए, लेखक इतना पैदल चल चुके थे, इतने थके हुए थे कि वो भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि 2 घोड़े कर लो, ताकि उस पर सामान भी रख लेंगे और हम ऊपर चढ़ाई भी कर लेंगे। तो यहीं आज रोक देते हैं। बाकी का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर आगे का चैप्टर कल देखेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको रीडिंग लगाइएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, कुछ इसमें जो तिब्बती शब्द दिए हैं उनको आप शब्द संपदा से देखने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू।